हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। यूपी उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी में बड़े वॉर के लिए बीजेपी तैयार, 23 जनवरी को रैली करेंगे अमित शाह, पूरे उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला, किसानों के खिलाफ चार्जशीट, 3 आरोपियों को मिली राहत। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला। लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जन अधिकार पार्टी के साथ कर सकते हैं गठबंधन का ऐलान। बीएमसीईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेघश्याम भी रहेंगे मौजूद। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस, मीडिया कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे। इस दौरान वे इस जिले में जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी को फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता का काबिज कराने के लिए अमित शाह फिर से मैदान में उतर रहे हैं और बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि बीजेपी की सीटें इस बार 300 पार होंगी। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि पहले और दूसरे चरण के माहौल से कहा जा सकता है कि बीजेपी फिर से 300 पार सीटें जीतने जा रही है और पहले और दूसरे चरण में बीजेपी अभी तक घोषित सीट्स में से 83 सीटें फिर से जीतेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले कई चुनावों से स्पष्ट बहुमत देती आ रही है। इस बार भी फिर से स्पष्ट बहुमत की उम्मीद नजर आ रही है। लखीमपुर कांड मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के ड्राइवर और समर्थकों की पीट कर हत्या और वाहनों में तोड़फोड़ आगजनी के मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 3 के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या, बलवा, आगजनी, तोड़फोड़ और उकसाने सहित कई धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। वो जल्द से जल्द रिहा हो सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की तरफ से दर्ज एफआईआर के संबंध में एसआईटी ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। ये मामला पिछले साल 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में भड़की हिंसा से संबंधित है। 4 किसानों, 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं, 1 ड्राइवर और 1 पत्रकार सहित 8 लोगों को इस हिंसा की मौत हो गई थी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मामले में मुख्य आरोपी हैं और 9 अक्टूबर को गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है। इस संबंध में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली एफआईआर किसान जगजीत सिंह द्वारा किसानों और 1 पत्रकार की मौत के संबंध में दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और 15 से 20 अन्य पर आरोप लगाया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का एकमात्र चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा है, मेरी पार्टी कहीं कहीं पर यह तय करती है कि सीएम का चेहरा कौन बनेगा और कहीं पर तय नहीं करती है। ये पार्टी का तरीका है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सीएम का चेहरा मैं ही हूं, वो मैंने चिढ़कर कह दिया क्योंकि बार बार वो ही सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है, हम पूरी सख्ती से चुनाव लड़ रहे हैं। विकास, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा के जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो मुद्दे मुख्य तौर पर कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है। आशा है इसका नतीजा अच्छा होगा। सभी राजनीतिक दल असलियत को छुपाकर चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहे हैं जो जज्बाती हैं, जैसे जाति, सांप्रदायिकता पर आधारित मुद्दे, क्योंकि वो विकास की बात नहीं करना चाहते हैं। इससे नुकसान सिर्फ जनता और फायदा राजनीतिक दलों का होता है। कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू नहीं हो पाया है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी ने हैरानी जताई है और बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधा है, जो अभी तक चुनावी मैदान में उतरी नहीं है। उन्होंने कहा है, मैं मायावती के चुनाव अभियान शुरू ना करने पर बेहद हैरान हूं। 6-7 महीने पहले तक हमें लगता था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है। हमें लगा शायद वह चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत हैरान है कि चुनाव शुरू हो गया है, हम भी चुनाव में हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वह अभी एक्टिव नहीं है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, यह मेरी समझ के बाहर है। उन्होंने आगे कहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर एक जैसी राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए लड़ना जारी रखेगी और उत्तर प्रदेश में प्रमुख पार्टी होगी जो लोगों के मुद्दों के लिए खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वे एआईएमआईएम के साथ जन अधिकार पार्टी के गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा और बीएमसीईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम भी मौजूद रहेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और यूपी में अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद वे कई ऐलान कर सकते हैं और पार्टी के लिए कई अहम फैसले भी ले सकते हैं। देश की राजधानी से सटे लोनी में इन दिनों बीजेपी की तरफ से उछाले गए एक नारे के 3 शब्द फिजा में गूंज रहे हैं, अली बाहुबली और बजरंग बली। इसकी काट में आरएलडी की तरफ से 2 नारे हैं, आएंगे जयंत जाएंगे महंत और किसान मजदूर ने ठाना है भाजपा को हराना है। नारों से चुनावी मनसा साफ है। बीजेपी पिछले चुनाव की तरफ धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश में है, तो वोटों की फसल काटने के लिए रालोद का प्रयास किसान आंदोलन की तपिश को बनाए रखना है। मुकाबला बीजेपी और रालोद गठबंधन के बीच ही नजर आ रहा है और लेकिन दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे बसपा इसे त्रिकोणीय बनाना चाह रही है और परिसीमन में खेकड़ा सीट के खत्म होने से 2012 में अस्तित्व में लाई लोनी और विधानसभा सीट से भाजपा ने 2017 में जीते विधायक नंद किशोर गुर्जर को मैदान में उतारा है, तो 4 बार जीते और 3 बार हारे मदन भैया रालोद के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। बसपा से हाजी आकिल, कांग्रेस से यामीन मलिक और आम आदमी पार्टी से सचिन शर्मा मैदान में हैं। सपा रालोद के जिन उम्मीदवारों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहुबली बता रहे हैं, उनमें मदन भैया का भी नाम है। हालांकि मदन भैया बाहुबली का अर्थ पहलवान और ताकतवर बता रहे हैं। यूपी के जनपद संभल की चादौसी नगर पालिका में तैनात अवर अभियंता के साथ अध्यक्षता के आवास पर भुगतान को लेकर ठेकेदार ने मारपीट की है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर आवास विकास कॉलोनी में स्थित नगर पालिका परिषद अध्यक्षता इंदू रानी के आवास पर ठेकेदार के भाई मनमोहन भसीन की ओर से नगर पालिका में तैनात अवर अभियंता सिविल के अग्रवाल के साथ बकाया भुगतान न होने को लेकर मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत अवर अभियंता ने लिखित में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से की है। साथ ही इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने का भी अपील की गई है। हम ऐसे बैठे हुए थे तो मैंने देखा मनमोहन भसीन तो और ये जो है मतलब मनमोहन भसीन उठे हुए थे और 1 मिनट में एकदम से नहीं दिखाई कुछ दिया कि क्या हुआ, लेकिन वो इन्हें पकड़े और झगड़े जैसी स्थिति थी कुल मिलाकर। तो मैंने भी भसीन को पकड़ा और इसके बाद तुरंत जो है सबको हटा के मामले को शांत किए। मैंने पूछा भाई क्या बात है, कैसे ये स्थिति क्यों आई। फिर ये हो गया कि साहब जो है हमारा ये अंतिम भुगतान कर दिया गया।
मैंने स्ट्रिक्टली अपने जे साहब से बताया था कि जितना भी काम सही है उसका भुगतान आप बना दीजिए, बिल बना दीजिए, उसका भुगतान हो जाएगा। जो काम नहीं सही है उसका भुगतान कतई नहीं होगा किसी भी समय। और इनकी शिकायतों को लेके जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी तहसील उसमें शिकायत हुई थी, जिसमें तत्काल हमने PWD के साथ सड़कें देखी भी थी। हाथापाई की बात नहीं आई है, बातचीत हो रही थी। बातचीत करते करते मेरे तो अंदर मीटिंग हो रही थी, मैं अंदर शुरू में मीटिंग करने चली गई। मेरे प्रभारी जी थे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो यहाँ बात करते हुए छोड़ा मैंने। और मेरे संज्ञान में ये नहीं हाथापाई हुई है, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और दोनों को बुला करके ईओ साहब को, मैं विभागीय एनजी अपने जे साहब को और जो ठेकेदारों को बुला करके बात करूँगी। ये गलत है, इसका मतलब जो भी समाधान होगा वो हम करेंगे, आपस में बात करेंगे। यूपी के मथुरा जिले में शुक्रवार देर रात मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के मध्य सीमेंट से भरी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बता दें कि यह ट्रेन दिल्ली से आगरा आ रही थी। हादसे में चलते मथुरा की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस प्रशासन के स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और रेलवे की टीम की तरफ से ट्रैक से डिब्बे हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि कोहरे के चलते उनको रेस्क्यू करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। बड़ी बड़ी क्रेन से ट्रैक बोगियां हटाई जा रही हैं और मुंबई से आने वाली गाड़ी राजधानी शताब्दी साप्ताहिक ट्रेन युवा स्पेशल के साथ कई महत्वपूर्ण गाड़ियों को दिल्ली जाने के लिए अलग अलग रूट पर डाइवर्ट किया गया है। अयोध्या की पटरंगा पुलिस ने हाईवे पर खड़े वाहनों को चोरी करने वाले गैंग के 5 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से इनोवा कार में भरी 31 गत्तों में 1488 टेट्रा पैक 8 PM की अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये शराब बाराबंकी के राम सनेही हाट से चोरी की गई थी। यही नहीं, इसके पास से 4 प्लास्टिक की गैलन में 160 लीटर चोरी का डीजल भी बरामद हुआ है। चोरों के पास से अवैध असला और कारतूस भी बरामद हुआ है। ये सभी शातिर चोर बाराबंकी, अमेठी और बस्ती के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया है कि ये सभी चोर किराए की गाड़ी लेकर रैकी करते थे। उसके बाद हाईवे के किनारे खड़े वाहनों से डीजल और सामानों की चोरी किया करते थे। 28 जो हाईवे हमारे यहाँ, वहाँ पर पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं काफ़ी हो रही थी। जो गाड़ियाँ रात में ढाबे पर लगाकर ड्राइवर कंडक्टर सो जाते थे, उन गाड़ियों से डीजल चोरी की भी शिकायत आ रही थी। और बगल का हमारे बॉर्डर का थाना है राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी, जहाँ से शराब चोरी की भी एक बार शिकायत, वहाँ मुकदमा लिखा हुआ है। तो इस तरह से चोरी का एक गैंग काफ़ी समय से सक्रिय था हाईवे पर, जो खड़ी हुई गाड़ियों से चोरियां करता था। आज एक टीम लगी थी उनको पकड़ने के लिए, घटनाओं के अनावरण के लिए। आज सफलता प्राप्त हुई है और 5 लोग उस टीम के सदस्य हैं जो अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से जो राम सनेही घाट में मुकदमा लिखा है शराब वाला, उसमें से कुल 31 पेटी शराब, 2488 जिसमें टेट्रा पैक की सील बंद शराब है 8 PM की, वो बरामद हुई है। कुल 267.84 लीटर शराब है, वो बरामद की गई। इसके अलावा 180 लीटर कुल डीजल 4 गैलन में जो गाड़ियों से चुराते थे, वो भी बरामद किया गया। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के सरयू घाट पर 40 साल के व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है। इस घटना को अंजाम रात में 2 लोगों ने सरयू घाट पर ही ईंट और डंडे से की है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। दरअसल पूरा मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के नया घाट चौकी सरयू घाट का है, जहां 40 साल के व्यक्ति की ईंट और डंडे से निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक के सर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। जब सुबह स्थानीय लोगों ने अधेड़ को देखा तो वहां के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। कल रात्र में एक लड़के का और जिसका नाम श्याम है और अभी
उसका नाम पता ज्ञात में है, और उसका जो है यहाँ पर विवाद हुआ, झगड़ा कर लिए, मारपीट हुई, जिसमें उसको चोटें आई, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। और इस सूचना पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। जो भी घटना कारित किया है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, और पूरे प्रकरण में पूरी विवेचना करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। देहरादून जिले की राजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए याचिका पर सुनवाई करते हुए राजकुमार के साथ ही सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की गई है और देहरादून निवासी बालेश बबानिया ने याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि राजकुमार ने 2011 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जो शिकायतकर्ता की जांच के बाद 2012 में निरस्त कर दिया गया। फिर कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने फिर से नया जाति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया और देहरादून के खुड बुडा मोहल्ला निवासी बालेश बुबानिया का कहना है कि पूर्व विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उन्होंने डीएम की शिकायती पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है और डीएम ने एसडीएम को जांच सौंपी है। टिकट वितरण के अगले ही दिन भाजपा में बगावती तेवर सामने आने लगे हैं। सबसे बुरी स्थिति नैनीताल आरक्षित सीट पर रही है। यहां टिकट से वंचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क अधिकारी और पूर्व पार्टी जिलाध्यक्ष दिनेश आर्या ने मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया है कि निष्ठावान और वैचारिक कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर साजिशन कमजोर प्रत्याशी उतारा गया है। आशंका जताई कि पार्टी के किसी बड़े नेता ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर के साथ टिकट फिक्सिंग कर कमजोर प्रत्याशियों के रूप में सरिता आर का चयन कराया है। वहीं भीमताल विधानसभा से दावेदारी पेश करने वाले पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष मनोज शाह ने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिकता और सदस्यता से ही त्यागपत्र देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने यहां से 2017 में निर्दल विधायक बने राम सिंह कैंडा को टिकट दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर इस साल फरवरी में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले देहरादून में मीडिया कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यहां सुविधा उन मीडिया कर्मियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्हें चुनाव कवरेज के लिए आयोग द्वारा अधिकृत किया गया है। साथ ही मीडिया कर्मियों को कवरेज के चलते अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चुनाव आयोग के निर्देश पर महानिदेशक देहरादून से संबंधित अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मियों को अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। उत्तराखंड के मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस में शामिल होते ही खबर आई है कि हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक उनकी बहुअनुकृति लैंसडाउन सीट से चुनावी मैदान में उतरेगी। जानकारी के मुताबिक परिवार से एक ही टिकट पर कांग्रेस अलाकमान ने हरक रावत की एंट्री को हरी झंडी दी थी। अब हरक सिंह रावत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही उनकी बहू ने भी पार्टी का दामन थाम लिया था। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद अनुकृति ने बीजेपी पर कई बड़े हमले किए हैं। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने हरक सिंह रावत को बीजेपी से निष्कासित कर दिया था और पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अनुशासनहीनता मामले में उन पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल
दरअसल वह काफ़ी दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। वह अपनी बहु अनुकृति के लिए पार्टी से टिकट मांग रहे थे, साथ ही वह पार्टी से 2 टिकटों की मांग कर रहे थे। टिकट के सिलसिले में वह दिल्ली तक गए थे। हालांकि बाद में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद हरक सिंह रावत के कांग्रेस में वापसी के कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी से निकाले गए राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री हो गई है। करीब 5 दिन के इंतजार के बाद पार्टी ने हरक सिंह रावत को अपनी शर्तों पर पार्टी में दोबारा शामिल किया है। वहीं हरक सिंह रावत ने पार्टी आलाकमान से 2016 में पार्टी छोड़ने को लेकर माफ़ी मांगी है। वहीं माना जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में बदलाव होगा और हरक सिंह कांग्रेस में एंट्री के बाद हरीश रावत गुट कमज़ोर होगा, जबकि प्रीतम सिंह मजबूत होंगे। प्रीतम सिंह हरक सिंह के लिए कांग्रेस में पक्ष जुटाव कर रहे थे। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वायरस भी जानलेवा होने लगा है। राज्य में रोजाना मामले 5000 के करीब पहुंच गए हैं और वहीं शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 4964 नए मामले मिले हैं। इस दौरान राज्य में 8 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में एक दिन में से सबसे ज़्यादा मौतें हैं और वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण दर भी बढ़कर 21.60% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 22,981 नमूनों की जांच रिपोर्ट मिली है और इसमें से 18,017 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं देहरादून में अधिकतम 1,489 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि हरिद्वार में 706, नैनीताल में 666, उधम सिंह नगर में 485, पौड़ी में 375 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जबकि राज्य में कोरोना के नए मामले आने के बाद अब तक कोरोना के 3,91,915 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में फिलहाल ठंड से तुरंत राहत नहीं मिलने जा रही है। अभी ठंड का यह दौरा बना रहेगा। ज़्यादातर क्षेत्रों में सर्द हवाएं मौसम में ठंडक में बढ़ोतरी करेगी और राजधानी देहरादून के आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। और शनिवार सुबह देहरादून सहित राज्य से सभी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं और मसूरी में तीसरे दिन भी बादल छाए हुए हैं। वहीं रुद्रपुर में हल्की बारिश हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी से चमोली जनपद में 50 से अधिक गांव बर्फ से ढक गए हैं। वहीं जिले में तड़के निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिसमें ठंड बढ़ गई है। यहां मौसम खराब बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम के करीब 4 और हेमकुंड में 5 फीट तक बर्फ जमी है। केदारनाथ समेत औली और अन्य ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई है। लखनऊ जा रही बस अयोध्या में ट्रक से टकरा गई है। अंबेडकर नगर में टाडा से लखनऊ यात्रियों को लेकर जा रही थी। बस कोतवाली अयोध्या के शंकरगढ़ के पास ट्रक से भिड़ गई। हादसे में 16 यात्री घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसे में अकबरपुर के आलापुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर निवासी हरिचंद्र की मौत हो गई है, जबकि बस में सवार 16 यात्री घायल हो गए हैं और घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में भर्ती कराया गया है। अन्य यात्रियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।